आमतौर पर जब रसायनों या विज्ञान की दुनिया की बात होती है ना, तो हमारे दिमाग में बहुत ही स्पष्ट और साफ सुथरी तस्वीरें उभरती हैं। मतलब कोई रसायन या तो एक जीवन रक्षक दवा हो सकता है या फिर कोई खतरनाक औद्योगिक तेजाब, है ना? बिल्कुल, चीजें बहुत ही अलग अलग खानों में बटी हुई लगती हैं। एक तरफ एकदम सुरक्षित चीजें हैं और दूसरी तरफ वे जिन पर खतरे का निशान बना होता है। देखिए, ये इंसानी फितरत है। हम चीजों को स्पष्ट श्रेणियों में बांटना पसंद करते हैं। इससे एक तरह का मनोवैज्ञानिक सुकून मिलता है कि हमें पता है किस चीज से दूर रहना है और किसे अपनाना है। लेकिन तब क्या हो जब कोई एक ही रसायन इन सभी श्रेणियों की दीवारों को चकनाचूर कर दे? जरा सोचिए, एक ऐसा रसायन जो देखने में बिल्कुल साधारण पानी जैसा या सफेद नमक जैसा लगे। हाँ, एकदम हानि रहित सा दिखने वाला। बिल्कुल। लेकिन असल में ये इतना ताकतवर है कि बैक्टीरिया को पल भर में नष्ट कर सकता है, इंसानी त्वचा पर मौजूद मस्सों को जलाकर राख कर सकता है, और अगर इसे इस्तेमाल करने में थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो इंसान की त्वचा का रंग हमेशा के लिए नीला या भूरा कर सकता है। बाप रे। हाँ, तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे ही रहस्यमयी और शक्तिशाली रसायन की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमने इसके गुण, संश्लेषण और नैदानिक अनुप्रयोग से जुड़े वैज्ञानिक नोट्स और शोध को खंगाला है। और ये रसायन निश्चित रूप से विज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा बहरूपिया है। आज हम जिस अकार्बनिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर चर्चा कर रहे हैं, वो है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। हाँ, इसका रासायनिक सूत्र AgNO3 है। फार्मेसी, चिकित्सा क्षेत्र और यहाँ तक कि उद्योगों में इसका जितना व्यापक और अजीबगरीब इस्तेमाल होता है, वो किसी को भी हैरानी में डाल सकता है। सही कहा। आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि आखिर कैसे केवल चांदी और एसिड से बना एक साधारण सा दिखने वाला क्रिस्टल इतने सारे खतरनाक और चमत्कारी काम कर सकता है। तो चलिए बिल्कुल बुनियादी स्तर से शुरू करते हैं। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट असल में है क्या और ये वजूद में कैसे आता है? जितना मैंने स्रोत सामग्री में पढ़ा है, ये एक रंगहीन क्रिस्टली ठोस पदार्थ है। पानी में ये बहुत तेजी से घुल जाता है और अल्कोहल में भी ये थोड़ा बहुत घुलनशील है। बिल्कुल सही। अगर आप इसे भौतिक रूप से देखेंगे तो ये बिल्कुल पारदर्शी और चमकदार क्रिस्टल जैसा दिखता है। मतलब लगभग चीनी या नमक के दानों की तरह। अच्छा। और इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट लगभग 212 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसे एक सूखे वातावरण में रखा जाए तो ये बहुत ही स्थिर रहता है। लेकिन इसकी असल कहानी इसके बनने की प्रक्रिया में छिपी है। हाँ, और इसके बनने की प्रक्रिया मुझे किसी खौफनाक बेकिंग रेसिपी से कम नहीं लगती। खौफनाक बेकिंग रेसिपी? मतलब सोचिए ना, हम एक तरफ चमकदार, खूबसूरत, धात्विक चांदी लेते हैं, वही मेटालिक सिल्वर जिससे गहने बनते हैं, और उसे सीधे अत्यंत गाढ़े और खतरनाक नाइट्रिक एसिड में डाल देते हैं। ये तो तबाही को दावत देने जैसा है। तबाही तो ये है भी। ये एक बहुत ही हिंसक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। जब आप शुद्ध चांदी को सांद्र नाइट्रिक एसिड में डालते हैं तो वहां सिर्फ शांति से चीजें नहीं मिलती। तो क्या होता है? मिश्रण में भयंकर उबाल आता है। वो तेजी से प्रतिक्रिया करता है। इस प्रक्रिया में सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट ही नहीं बनता, बल्कि एक जहरीली गैस भी निकलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ओहो। और ये गैस हवा के संपर्क में आते ही लाल भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, जो बेहद खतरनाक होती है। इस पूरी हिंसक प्रक्रिया के शांत होने के बाद जो पारदर्शी क्रिस्टल पीछे छूट जाते हैं, वही हमारा सिल्वर नाइट्रेट है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के दृश्य जैसा लगता है। लेकिन इस पूरी जानकारी में एक बात ने मुझे बहुत चौंकाया। क्या बात? इसके गुणों का वर्णन करते समय स्रोत में ये बताया गया है कि इसका स्वाद कड़वा और धात्विक होता है। हाँ, कड़वा मेटालिक स्वाद। अब मेरा सवाल ये है कि इतनी हिंसक प्रक्रिया से बने इस शक्तिशाली और खतरनाक रसायन का स्वाद किसे पता है? क्या इतिहास में कोई सिरफिरा वैज्ञानिक वास्तव में इस रसायन को अपनी जीभ पर रखकर चख रहा था? सुनने में ये आज पागलपन लग सकता है, लेकिन रसायन विज्ञान का इतिहास ऐसी ही दुस्साहसिक और अक्सर जानलेवा कहानियों से भरा पड़ा है। बाप रे। देखिए, पुराने समय में जब आज की तरह आधुनिक प्रयोगशालाएं, मास स्पेक्ट्रोमीटर या सुरक्षित टेस्टिंग उपकरण नहीं थे ना, तब वैज्ञानिक
किसी नए पदार्थ की पहचान करने के लिए अपनी ही इंद्रियों का उपयोग करते थे। मतलब वो खुद को ही लैब रैट बना लेते थे। एकदम। वे रसायनों को सूंघते थे, उनकी बनावट महसूस करते थे और हाँ, उन्हें चखते भी थे। ये तो सीधे मौत से खेलने वाली बात हो गई। इस पारदर्शी क्रिस्टल को चखा होगा और इसका कड़वा धात्विक स्वाद हमेशा के लिए इसके रिकॉर्डेड गुणों में शामिल हो गया। क्या बात है। आज के समय में किसी भी रसायन को चखना सीधे तौर पर प्रयोगशाला के नियमों का सबसे बड़ा उल्लंघन माना जाएगा। खैर, उन पुराने वैज्ञानिकों की बहादुरी या कहें बेवकूफ़ी को सलाम। तो इसके जन्म और इसके कड़वे स्वाद को समझने के बाद अब हम इसके उस गुण की तरफ बढ़ते हैं जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। ये रसायन प्रकाश के प्रति बहुत अजीब व्यवहार करता है। इसे फोटोसेंसिटिव कहा जाता है। हाँ, प्रकाश संवेदनशीलता सिल्वर नाइट्रेट का एक बहुत ही निर्णायक गुण है। ये रसायन प्रकाश की किरणों, खासकर अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आते ही अपनी स्थिरता खो देता है। इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में बार बार की ही तस्वीर आ रही थी, एक वैम्पायर की। एक वैम्पायर? हाँ, जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में एक वैम्पायर धूप के संपर्क में आते ही जलने लगता है और राख में बदल जाता है, वैसे ही सिल्वर नाइट्रेट रोशनी में आते ही विघटित होकर काला पड़ने लगता है। वैम्पायर वाली ये तुलना सुनने में दिलचस्प है, लेकिन तकनीकी स्तर पर जो हो रहा है वो किसी जादुई कहानी से ज्यादा जटिल है। अच्छा, तो असल में क्या होता है? देखिए, प्रकाश में ऊर्जा होती है। जब प्रकाश के फोटॉन्स सिल्वर नाइट्रेट के क्रिस्टल से टकराते हैं तो वे उस रासायनिक बंधन को तोड़ देते हैं जो चांदी और नाइट्रेट को एक साथ साधे हुए हैं। ओके। इस विघटन के परिणाम स्वरूप यौगिक वापस अपने मूल रूप यानी मेटालिक सिल्वर या धात्विक चांदी के सूक्ष्म कणों में बदल जाता है। ये जो बारीक चांदी बनती है वही प्रकाश को सोख लेती है और हमें काले या गहरे भूरे रंग की दिखाई देती है। मतलब रोशनी इसे नष्ट नहीं कर रही है, बल्कि इसे वापस इसके पुराने रूप में धकेल रही है। सटीक रूप से। और इसकी आक्रामकता सिर्फ प्रकाश तक सीमित नहीं है, रासायनिक रूप से भी ये एक बहुत ही मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है, जिसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये दूसरे रसायनों, खासकर कार्बनिक पदार्थों के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है, उनके इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। गुणात्मक विश्लेषण या एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसके इस गुण का बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, मैंने हैलाइड आयनों के साथ इसकी प्रतिक्रियाओं के बारे में पढ़ा है। ये अलग अलग हैलाइड आयनों के संपर्क में आने पर अघुलनशील अवक्षेप या इनसॉल्युबल प्रेसिपिकेट्स बनाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये अलग अलग रंगों में होता है। बिल्कुल। ये रसायन विज्ञान की दुनिया का एक तरह का कलर कोडेड जासूस है। मुझे तो ये किसी केमिकल मूड रिंग की तरह लगा। मूड रिंग? हाँ, जैसे अगर किसी घोल में क्लोराइड आयन है और आप उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो तुरंत एक सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। एकदम सही। अगर वहां ब्रोमाइड आयन है तो यह क्रीम रंग का सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा, और अगर आयोडाइड आयन मौजूद हैं तो यह चमकीला पीला सिल्वर आयोडाइड बनाएगा। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मूड रिंग वाला गुण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों है? कल्पना कीजिए कि किसी वैज्ञानिक को एक अज्ञात तरल पदार्थ मिलता है, शायद किसी अपराध स्थल से या किसी पुरानी बंद पड़ी खदान से। उन्हें नहीं पता कि उसमें क्या है। बस सिल्वर नाइट्रेट की कुछ बूंदें डालकर और बनने वाले रंग को देखकर वे पल भर में बता सकते हैं कि उस रहस्यमयी तरल में कौन सा हैलाइड मौजूद है। यह विज्ञान का एक बहुत ही सुंदर और सीधा तरीका है अदृश्य चीजों को देखने का। लेकिन एक सेकंड रुकिए, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। क्या? आपने अभी बताया कि यह एक बहुत ही मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है, यह दूसरे पदार्थों के इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और कार्बनिक पदार्थों के साथ बहुत आक्रामक तरीके से प्रतिक्रिया करता है। हाँ, बिल्कुल करता है। तो अगर ये रसायन इतना ज्यादा प्रतिक्रियाशील है तो कार्बनिक पदार्थों के आसपास इसका होना बेहद खतरनाक होना चाहिए, है ना? हमारा पूरा इंसानी शरीर ही कार्बनिक है। ये तो हमारे शरीर के संपर्क में आते ही भारी तबाही मचा सकता है। ये एक बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल है। तर्क तो यही कहता है कि जो चीज इतनी आसानी से और इतनी आक्रामकता से प्रतिक्रिया कर रही है, उसे इंसानी शरीर से कोसों दूर रखना चाहिए। वही तो। लेकिन यहीं पर विज्ञान का एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। इसकी यही खतरनाक प्रतिक्रियाशीलता चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़े हथियार के रूप में काम आई। हथियार? मतलब जो चीज हमारे ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकती है, वो दवा कैसे बन गई? इसे समझने के लिए हमें इसके काम करने के
तरीके या इसके फार्माकोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझना होगा। ठीक है, समझाइए। जब सिल्वर नाइट्रेट नमी या पानी के संपर्क में आता है तो ये टूटकर सिल्वर आयन छोड़ता है। इन्हें Ag+ आयन कहते हैं। अब जब ये सिल्वर आयन किसी सूक्ष्म जीव जैसे कि किसी खतरनाक बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं तो वे एक हीट सीकिंग मिसाइल की तरह काम करते हैं। हीट सीकिंग मिसाइल? हाँ, वे सीधे बैक्टीरिया की संरचना में मौजूद प्रोटीन के साथ जाके मजबूती से जुड़ जाते हैं। और जब वो बैक्टीरिया के प्रोटीन से जुड़ते हैं तो क्या होता है? तब एक प्रक्रिया होती है जिसे प्रोटीन प्रेसिपिटेशन या प्रोटीन का अवक्षेपण कहते हैं। ये नाम तो बहुत तकनीकी लग रहा है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आप एक कच्चा अंडा तोड़कर उसे गर्म तवे पर डालते हैं। ठीक है। कच्चे अंडे का पारदर्शी हिस्सा असल में तरल प्रोटीन है। जैसे ही उसे गर्मी मिलती है वो सफेद और ठोस हो जाता है। उसकी पूरी संरचना हमेशा के लिए बदल जाती है। हाँ, वो फ्राई हो जाता है। बिल्कुल। आप उस तले हुए सफेद अंडे को वापस पारदर्शी तरल में नहीं बदल सकते। सिल्वर नाइट्रेट ठीक यही काम बैक्टीरिया के प्रोटीन के साथ करता है। अरे बाप रे! ये बैक्टीरिया के तरल या काम करने वाले प्रोटीन को जमाकर ठोस और निष्क्रिय कर देता है। जब बैक्टीरिया का प्रोटीन ही इस तरह से तल जाएगा या नष्ट हो जाएगा तो बैक्टीरिया की कोशिकाएं तुरंत मर जाती हैं। ओहो, ये तो सच में किसी अचूक मिसाइल जैसा है जो सीधी दुश्मन के इंजन को तबाह कर देती है। बिल्कुल, यही कारण है कि ये एक इतना बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। लेकिन ये तो सिर्फ बैक्टीरिया को मारने की बात हुई। मैंने इसके कुछ और भी चिकित्सा उपयोग पढ़े हैं जो थोड़े डरावने लगते हैं। डरावने? जैसे क्या? जैसे कि एक चीज है लूनर कॉस्टिक पेंसिल। इसका इस्तेमाल इंसानी त्वचा पर मौजूद मस्सों, अल्सर या अवांछित ऊतकों को जलाने के लिए किया जाता है। हाँ, और यह इसके उसी प्रोटीन को नष्ट करने वाले गुण का एक एक्सट्रीम रूप है। जब इसे सीधे त्वचा के किसी ऊतक पर लगाया जाता है तो यह वहां के प्रोटीन को तेजी से नष्ट करके उस हिस्से को जला देता है। ओहो! इसे अंग्रेजी में कॉटराइजिंग एजेंट कहते हैं, यानी जलाने वाला पदार्थ। लेकिन इसका नाम लूनर कॉस्टिक पेंसिल क्यों है? मतलब ये सुनने में किसी जादू टोने या हैरी पॉटर की दुनिया के किसी जादुई छड़ी जैसा लगता है। लूनर का मतलब तो चांद से होता है। नाम रहस्यमयी जरूर है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान का इतिहास है। रसायन विज्ञान और कीमियागरी यानी एल्केमी के शुरुआती दिनों में विभिन्न धातुओं को आकाशीय पिंडों के साथ जोड़ा जाता था। अच्छा। हाँ, सोने का संबंध सूरज से था और चांदी का संबंध चंद्रमा से। इसलिए चांदी से बनी किसी भी चीज को अक्सर लूनर कहा जाता था। कितनी दिलचस्प बात है। और मजे की बात यह है कि पेंसिलें असल में कोई लकड़ी की पेंसिल नहीं होती। ये ठोस सिल्वर नाइट्रेट की एक छड़ होती हैं। डॉक्टर इसे सावधानी से मस्से पर रगड़ते हैं, रसायन अपना काम करता है और वह हिस्सा जलकर खत्म हो जाता है। डेंटिस्ट्री में भी इसका उपयोग दांतों की संवेदनशीलता के इलाज के लिए किया जाता है ना? मैंने स्रोत में पढ़ा जा। सही कहा, वहां भी यही सिद्धांत काम करता है। हमारे दांतों में सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। जब नसें खुल जाती हैं तो हमें झंझनाहट महसूस होती है। हाँ, ठंडा गरम लगता है। बिल्कुल। सिल्वर नाइट्रेट को जब वहां लगाया जाता है तो ये प्रोटीन के साथ प्रतिक्रिया करके उन सूक्ष्म नलिकाओं को एक ठोस पदार्थ से सील कर देता है, जिससे संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। लेकिन इन सब उपयोगों के अलावा चिकित्सा के इतिहास में इसका एक और उपयोग है जिसे पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप नवजात शिशुओं वाले मामले की बात कर रहे हैं। हाँ, एक समय था जब नवजात शिशुओं की आंखों में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डाला जाता था, ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम नामक एक गंभीर संक्रमण को रोकने के लिए। नवजात बच्चों की बेहद संवेदनशील आंखों में इतना कठोर और जलाने वाला रसायन डालना, ये तो बहुत ही क्रूर लगता है। आज के चश्मे से देखने पर यह निश्चित रूप से क्रूर लग सकता है, लेकिन हमें उस दौर को समझना होगा। ये वो समय था जब दुनिया में एंटीबायोटिक्स का आविष्कार नहीं हुआ था। जन्म के दौरान मां से बच्चे में गोनोरिया या क्लेमाइडिया जैसे संक्रमण फैलने का भारी खतरा होता था, जिससे बच्चे हमेशा के लिए अंधे हो सकते थे। उस समय अंधेपन से बचाने का ये एकमात्र और सबसे प्रभावी तरीका था। मतलब ये एक जरूरी बुराई थी। एकदम, हाँ। इससे बच्चों की आंखों में थोड़ी देर के लिए जलन और सूजन जरूर होती थी, लेकिन ये जीवन भर के अंधेपन से कहीं बेहतर था। हालांकि
अब आधुनिक एंटीबायोटिक्स ने इसकी जगह ले ली है, जो सुरक्षित और दर्द रहित हैं। यह एक बहुत बड़ी राहत की बात है। खैर, चिकित्सा के इस चमत्कारिक और थोड़े डरावने सफर के बाद आइए इस रसायन के कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं। अस्पतालों और क्लिनिकों के बाहर भी इसकी एक पूरी दुनिया है। बिल्कुल, उद्योगों में ये एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। और उद्योगों में इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण फिर से इसकी वही प्रकाश संवेदनशीलता है ना? जी हाँ, ऐतिहासिक रूप से इसने पूरी दुनिया के देखने का नजरिया ही बदल दिया, क्योंकि फोटोग्राफी का पूरा शुरुआती आधार ही सिल्वर नाइट्रेट पर टिका था। ये कैसे काम करता था? पुराने समय में फोटोग्राफिक फिल्म या कागज पर सिल्वर नाइट्रेट और कुछ अन्य हैलाइड्स का लेप लगाया जाता था। जब कैमरे का शटर खुलता था और किसी चेहरे या दृश्य से टकराकर रोशनी उस कागज पर पड़ती थी, तो वो वैम्पायर वाला इफेक्ट होता था। बिल्कुल, जहां जहां ज्यादा रोशनी पड़ती थी वहां का सिल्वर नाइट्रेट तेजी से धात्विक चांदी में बदल जाता था और वो हिस्सा काला हो जाता था। और जहां रोशनी नहीं पहुंचती थी, वो हिस्सा सफेद रहता था। इसी तरह एक नेगेटिव छवि बनती थी। इसके बिना हम कभी भी अपने इतिहास को तस्वीरों में कैद नहीं कर पाते। ये सच में एक बहुत खूबसूरत विज्ञान है। इसके अलावा शीशे पर चांदी चढ़ाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, जिसे मिरर सिल्वरिंग कहते हैं। हाँ, जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो वो परावर्तन, वो रिफ्लेक्शन अक्सर कांच के पीछे लगाई गई चांदी की एक बेहद पतली परत के कारण होता है। तो वो सिल्वर नाइट्रेट से बनती है? जी, सिल्वर नाइट्रेट के घोल को कुछ खास रसायनों के साथ मिलाकर कांच पर डाला जाता है, जिससे चांदी कांच से चिपक जाती है और एक पारदर्शी कांच एक आईने में बदल जाता है। कमाल है। इसके इतने सारे उपयोग होने के कारण उद्योगों में ये पता लगाना बहुत जरूरी होता होगा कि किसी रसायन में सिल्वर मौजूद है या नहीं। इसके लिए कौन से परीक्षण किए जाते हैं? स्पष्ट परीक्षण है। अगर किसी अज्ञात घोल में ये जांचना है कि इसमें सिल्वर आयन है या नहीं, तो उसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है। और फिर क्या होता है? अगर वो तुरंत एक गाढ़ा सफेद अवक्षेप दे, बिल्कुल फटे हुए दूध जैसा, तो इसका मतलब है कि वहां सिल्वर मौजूद है। और इसके नाइट्रेट वाले हिस्से को जांचने के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है। ब्राउन रिंग टेस्ट, ये क्या होता है? ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य परीक्षण है। एक टेस्ट ट्यूब में घोल लेकर उसमें सावधानी से सल्फ्यूरिक एसिड और आयरन सल्फेट मिलाया जाता है। अगर घोल में नाइट्रेट मौजूद है तो तरल पदार्थों की दो परतों के ठीक बीच में एक स्पष्ट भूरे रंग की रिंग या छल्ला बन जाता है। अरे वाह, ये देखना बहुत ही आकर्षक होता होगा। बिल्कुल। इसके अलावा उद्योगों में इसकी शुद्धता जांचने के लिए टाइट्रेशन का उपयोग किया जाता है, जहां सोडियम क्लोराइड और एक इंडिकेटर के रूप में पोटेशियम क्रोमेट का इस्तेमाल होता है। ये सब ये सुनिश्चित करने के लिए है कि रसायन बिल्कुल शुद्ध और सही मात्रा में हो। ये सब तो बहुत व्यवस्थित लगता है, लेकिन हर शक्तिशाली चीज की एक कीमत होती है, और सिल्वर नाइट्रेट का भी एक बहुत ही अंधकार में पहलू है। अगर आप इसके साथ लापरवाही करते हैं तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। हाँ, सुरक्षा बहुत जरूरी है। त्वचा में जलन और आंखों में गंभीर क्षति तो आम बात है, लेकिन एक खास तरह की बीमारी है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। आर्जेरिया। आर्जेरिया विज्ञान की दुनिया की सबसे अजीबोगरीब और दुर्भाग्यपूर्ण चिकित्सा स्थितियों में से एक है। ये असल में क्या है? मैंने स्रोत में पढ़ा है कि इसमें त्वचा का रंग हमेशा के लिए नीला या भूरा हो जाता है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक सिल्वर नाइट्रेट या चांदी के किसी भी कण के सीधे संपर्क में रहता है या जाने अनजाने में इसका सेवन कर लेता है, तो हमारा शरीर उस अतिरिक्त चांदी को बाहर नहीं निकाल पाता। तो वो चांदी शरीर के अंदर ही रह जाती है? हाँ, नतीजतन चांदी के ये सूक्ष्म कण शरीर के ऊतकों, खासकर त्वचा के बिल्कुल नीचे जमा होने लगते हैं। और फिर जब वो व्यक्ति धूप में निकलता है तो क्या वही फोटोग्राफी वाली प्रतिक्रिया होती है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये ठीक वैसा ही है। जब सूर्य की रोशनी त्वचा पर पड़ती है तो त्वचा के नीचे जमे हुए चांदी के कण उसी तरह प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जैसे वो फोटोग्राफिक फिल्म पर करते थे। बाप रे। वे धात्विक चांदी में बदल जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इंसान की त्वचा गहरे नीले या भूरे रंग की हो जाती है। यह एक इंसान को सचमुच एक जीवित चलती फिरती फोटो नेगेटिव में बदल देता है। ये तो बहुत डरावना है। और सबसे भयानक बात यह है कि शरीर के वे हिस्से जो धूप के सबसे ज्यादा संपर्क में आते हैं, जैसे चेहरा, गर्दन और हाथ, वे सबसे ज्यादा नीले पड़ जाते हैं। और क्या इसका कोई इलाज है? क्या त्वचा वापस अपने सामान्य रंग में आ सकती है? दुर्भाग्य से नहीं।
ये एक पूरी तरह से स्थायी स्थिति है। मतलब हमेशा के लिए? जी हाँ, एक बार चांदी त्वचा के ऊतकों में गहराई से जम गई और उसने रंग बदल लिया तो उसे वापस पलटा नहीं जा सकता। व्यक्ति को जीवन भर उसी नीले भूरे रंग के साथ जीना पड़ता है। हालांकि ये अपने आप में कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन इसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव बहुत गहरे हो सकते हैं। बाप रे, एक ऐसा रसायन जो देखने में बिल्कुल पानी जैसा है लेकिन आपको अंदर से किसी नीले रंग के एलियन में बदल सकता है। शायद इसीलिए इसके सुरक्षित भंडारण को लेकर इतने कड़े नियम बनाए गए हैं। भंडारण के नियम इसी प्रतिक्रियाशीलता को नियंत्रित करने के लिए हैं। सिल्वर नाइट्रेट को हमेशा गहरे रंग की बोतलों में, जिसे एम्बर कलर्ड बॉटल्स कहते हैं, उनमें रखा जाना चाहिए ताकि उस तक प्रकाश की किरणें न पहुंच सके, ताकि वो वापस चांदी में न बदल जाए। बिल्कुल। इसे हमेशा एक ठंडी और सूखी जगह पर रखना आवश्यक है। और सबसे जरूरी बात, इसे कभी भी कार्बनिक पदार्थों या ऐसे रसायनों के साथ नहीं रखना चाहिए जो आसानी से प्रतिक्रिया करते हों, जैसे क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स, वरना वो तुरंत प्रतिक्रिया कर लेगा। हाँ, अगर आप इसे खुला छोड़ देंगे या गलत रसायनों के साथ मिला देंगे तो ये अनियंत्रित रूप से प्रतिक्रिया कर सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो सिल्वर नाइट्रेट कोई एक साधारण चीज नहीं है। ये अपने आप में विरोधाभासों का एक पुलिंदा है। बिल्कुल। ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो रोशनी से डरता है, लेकिन उसी रोशनी का इस्तेमाल करके हमें हमारी तस्वीरें देता है। ये इतना हिंसक है कि हमारे ऊतकों को जला सकता है, लेकिन उसी आक्रामकता से ये बैक्टीरिया के इंजन को तबाह करके हमारी जान भी बचाता है। देखिए, विज्ञान में किसी भी चीज का कोई एक तय चरित्र नहीं होता। एक रसायन सिर्फ एक उपकरण है। हम उसकी खतरनाक प्रतिक्रियाशीलता का उपयोग एक हथियार के रूप में भी कर सकते हैं और एक ढाल के रूप में भी। ये तो सच है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस रसायन के व्यवहार को कितनी गहराई से समझते हैं। और ये समझ समय के साथ बदलती भी रहती है। जैसे हमने देखा कि बच्चों की आंखों के लिए हमने सिल्वर नाइट्रेट को पीछे छोड़ दिया और उसकी जगह आधुनिक, अधिक सुरक्षित एंटीबायोटिक्स को अपना लिया। हाँ, चिकित्सा विज्ञान हमेशा बेहतर विकल्प तलाशता है। और तरीके से एक नए बेहतर तरीके की ओर बढ़ना। लेकिन यहाँ मुझे एक विचार आ रहा है जो शायद सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दें। वो क्या? आज की दुनिया में चिकित्सा वैज्ञानिक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है। हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सुपर बग से घिरे हुए हैं। बैक्टीरिया इतने चालाक हो गए हैं कि उन्होंने हमारी सबसे बेहतरीन और आधुनिक दवाओं से बचना सीख लिया है। हमारी दवाएं बेअसर हो रही हैं। ये आज के समय की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चिंताओं में से एक है, मैं सहमत हूँ। तो ऐसे में मेरा मतलब है, क्या ये संभव है कि सिल्वर नाइट्रेट जैसे ये पुराने, क्रूर और बिना कोई भेदभाव किए सीधे प्रोटीन को नष्ट करने वाले रासायनिक हथियार भविष्य में हमारी आखिरी उम्मीद बन जाएं? ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। क्योंकि एक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को तो चकमा दे सकता है, लेकिन वो अपने बुनियादी प्रोटीन को तले हुए अंडे की तरह नष्ट होने से कैसे बचाएगा? क्या ये पुराना वैम्पायर एक दिन हमारी जान बचाने के लिए अंधेरे से बाहर आ सकता है? ये एक बेहद शानदार और प्रासंगिक सवाल है। अक्सर जब हम बहुत आगे निकल जाते हैं तो समाधान उन चीजों में मिलता है जिन्हें हम पुराना समझकर पीछे छोड़ आए थे। सुपरबग्स के खिलाफ लड़ाई में सिल्वर आयनों के इस्तेमाल पर आज भी कई स्तरों पर शोध हो रहा है। तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं। शायद अगली बार जब कोई इंसान आईने में अपना अक्स देखे या अपने फोन पर कोई तस्वीर क्लिक करे तो ये सोचना बहुत दिलचस्प होगा कि दुनिया को ये चीजें देने वाला रसायन आज भी किसी प्रयोगशाला के अंधेरे कोने में अपनी अगली बड़ी भूमिका का इंतजार कर रहा है। विज्ञान की दुनिया में कोई भी चीज बस उतनी ही नहीं होती जितनी वो ऊपर से दिखाई देती है। सही कहा। गहराई में उतरने पर सबसे पारदर्शी चीजें ही सबसे जटिल कहानियां बयां करती हैं। इस डीप डाइव में बस इतना ही।